हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉर्क। तो ये वीडियो टारगेट करेगी सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस और नीट के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से वहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है टॉर्क का। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है टॉर्क, ठीक है। हमारे इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइमल्टेनियसली मैंने दो प्लेलिस्ट चला के रखी हैं। एक तरफ 12th का मैं करवा रहा हूं मैग्नेटिज्म, तो दूसरी तरफ 11th का मैं करवा रहा हूं रोटेशनल मोशन। आपको दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मान लो यहां पर एक रॉड है, मान लो यहां पर एक रॉड है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये रॉड जो है वो यहां पे फिक्स है। यहां पे ये रॉड कैसी है बच्चों? फिक्स है, यहां से वो मूव नहीं कर सकते। आई बात समझ? अगर मैं इसके ऊपर यहां से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यही रॉड मान लिया यहां से फिक्स है, अभी भी फिक्स है ये, ठीक है, यही रॉड यहां से फिक्स है, ठीक है, और ये फोर्स मैं लगाता हूं इस डायरेक्शन में एफ फोर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर यही फोर्स मैं लगाता हूं इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? मान लिया इस डायरेक्शन में एफ फोर्स, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। ये तीन सिचुएशंस मैंने आपको दिखाई। बच्चों, यहां पर अगर रॉड मूव करती है, अगर रॉड मूव करती है तो रॉड के पास जो टेंडेंसी होगी वो कैसे मोशन की होगी? लीनियर मोशन की टेंडेंसी होगी। रॉड आगे जाना चाहेगी इफ मोशन इज पॉसिबल। अगर मोशन पॉसिबल है तो रॉड को ये वाली फोर्स आगे लेके जाना चाहती है। कोई दिक्कत इसमें बात नहीं, बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां पर हमें कोई भी रोटेशनल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा इस फोर्स का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पर नो रोटेशनल इफेक्ट, कोई रोटेशनल इफेक्ट जो है इस फोर्स का आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है या कोई टर्निंग इफेक्ट जो है इस फोर्स की वजह से देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा मैंने कैसे बोल दिया? अभी मैंने आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। ऐसा हम सिर्फ अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस और यहां सिचुएशन को देखने से हमको पता चल रहा है कि ये यहां से फिक्स है। अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये आगे की तरफ ही जाना चाहेगी, कोई घूमना नहीं चाहेगी। क्या बात समझ में आ रही? यहां से फिक्स कर रखा है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ये आगे जाना चाहिए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। इसका फिलहाल हमारे रोटेशनल मोशन में कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अब इस सिचुएशन को मैं यहां बना देता हूं, इस सिचुएशन को मैं यहां बना देता हूं, और अब हम फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बिल्कुल भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है, लेकिन जस्ट मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है, कि यहां पे ये मैंने मार्कर फिक्स कर दिया और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे। तो क्या ये मार्कर ऐसे रोटेट करना चाहेगा? क्या ये मार्कर ऐसे रोटेट करना चाहेगा? क्या मार्कर रोटेट करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा। यहां पे ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट करना चाहेगी, यानी ये वाली फोर्स जो है वो रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर रही है। ये जो रॉड है वो क्या होगा? इसके अबाउट यू रोटेट करना चाहेगी। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जबकि इस वाली फोर्स की वजह से भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से रोटेट करेगी। अगर मैं ये हूं और ये इसको ऐसे 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 नीचे से परपेंडिकुलर लगा रहा, किसी एंगल पे फोर्स लगाओ तब भी रोटेट करना चाहेगी। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि आप फोर्स के दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखेंगे कि एफ कॉस थीटा तो वैसा ही है जैसे मैंने फर्स्ट केस में बनाया था, है ना। फर्स्ट केस में मैंने बनाया था ना कि अगर फोर्स ऐसे लगती है तो ये कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं जनरेट करेगा, जबकि ये एफ साइन थीटा जो है वो रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर ये वाली फोर्स रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर रही है और यहां पे ये वाली फोर्स रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर रही है। बच्चों, फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को ही टॉर्क कहते हैं। फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल एनालॉग को ही क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्क कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन कब लगती है कब नहीं लगती है। फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं? टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, रोटेशनल
इफेक्ट, या फिर आप कई बार वर्ड यूज करेंगे रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जब फोर्स लगने से क्या होता है, जब फोर्स लगने से रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होता है, उस सिचुएशन में हम कहते हैं टॉर्क लग रही है। क्या लग रही है? टॉर्क लग रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने कि यहां पर ये वाली फोर्स इस रॉड को रोटेट करवाना चाहती है, तो यानी ये वाली फोर्स टॉर्क जनरेट कर रही है। क्या बात समझ में आ रही? यहां पर ये नेट फोर्स जो वो तो टॉर्क जनरेट नहीं कर रही, लेकिन नेट फोर्स का वो वाला कंपोनेंट टॉर्क जनरेट कर रहा है जो कि इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? किस डिस्टेंस से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जो एक्सिस फिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये यहां से फिक्स है, ये यहां से क्या है? फिक्स है। ऐसे होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इसके और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दरवाजा है आपका, है ना, ये दरवाजा है आपका, यहां पे दरवाजा है आपका, यहां पे आप, ठीक है, हैंडल लगा के रखते हैं। फिर आप क्या करते हैं बच्चों? यहां पे फोर्स लगाते हैं ना, या तो फोर्स आप ऐसे अंदर की तरफ लगाएंगे, यहां से ये फिक्स होता है, यहां से दरवाजा क्या होता है? फिक्स होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे भी अगर मैं बात करूं कि अगर आप फोर्स ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अंदर की तरफ, तो ये दरवाजा इसके अबाउट क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको पकड़ के यूं बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तब भी ये बाहर की तरफ रोटेट करेगा। मतलब यहां पे भी रोटेशनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे या फिर ऐसे। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हैं बच्चों, ऐसे, बात समझ में आ रही? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, कि यहां से दरवाजा फिक्स है आपका, यहां से दरवाजा फिक्स है। अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्या बात समझ में? या फिर यहां से खींचते हैं तो भी ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हैं ऐसे, तब थोड़ी रोटेट करेगा, तब नो रोटेशनल इफेक्ट। मतलब इस फोर्स के लिए कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। वैसे ही फोर्स अगर आप यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब भी कोई रोटेशनल इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं टॉर्क का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखकर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। और ये तो हो गया, हमने देख लिया, फील कर लिया कि टॉर्क क्या है। लेकिन फील करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसका फॉर्मूला जानकर, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जानकर और न्यूमेरिकल सॉल्व करके। बात समझ में? पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहो। आज की इस वीडियो में टॉर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो शुरू करते हैं। मान लिया यहां पर एक पार्टिकल है, मान लिया यहां पर एक पार्टिकल है P, ठीक है, और यहां एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने। रेफरेंस पॉइंट यहां से मैं इसका डिस्टेंस लूंगा, मान लिया कितना है? r डिस्टेंस। इसको मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मान लो यहां पे है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम रोटेशनल इफेक्ट इस पार्टिकल का देखने वाले हैं। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मान लिया F। बात समझ में आ रही है? F फोर्स लगाई, इस F फोर्स की वजह से जो इसमें रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होगा वो कितना होगा, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है बच्चों? R क्रॉस F। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। क्या बात समझ में नहीं? ये R क्या है? ये R क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P, ऑफ पार्टिकल P, जिसके ऊपर आपने ये फोर्स लगाई है। पोजीशन वेक्टर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं ऐसे बोल दूंगा, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पर आपने क्या लगाई है बच्चों? फोर्स लगाई है। जहां पर आपने फोर्स लगाई है उस पॉइंट से लेकर कहां तक का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस, उसको हमने R वेक्टर लिखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? ऑब्वियसली किसके साथ? फोर्स के साथ।
क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन बच्चों ये इतना सिंपल नहीं, इतना यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। मैंने कहा था डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो कैसे होगा चलो देखते हैं। इसको इस नीचे वाले को रब कर रहा हूं मैं, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर अब मुझे इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? हम सभी को पता होना चाहिए बच्चों, हम सभी को पता ही होगा, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस आर, ठीक है, इनटू एफ इनटू साइन थीटा। हम सभी को पता होगा a क्रॉस b जो होता है बच्चों, a b साइन थीटा के बराबर होता है। वेयर व्हाट इज थीटा? दिस इज एंगल बिटवीन r एंड f। जैसे यहाँ पे r ये है, इस डायरेक्शन में है r, बात समझ में आ रही है, और f इस डायरेक्शन में, तो ये रहा थीटा। लेकिन इसको यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से देखो, आर एफ साइन थीटा। मैं टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे लिख रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर अलग से और एफ साइन थीटा अलग से, यानी मुझको आर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन एफ को नहीं, एफ साइन थीटा को। अब एफ साइन थीटा क्या होगा जरा यहां पे देखते हैं हम लोग इस सिचुएशन में, ठीक है। बाकी सब कुछ मैं रब कर रहा हूं और इस चीज को मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि मुझे टॉर्क निकालनी है इस केस में, और मैंने क्या लिखा, आर को आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एफ साइन थीटा के साथ। अब इसका क्या मतलब है चलो देखते हैं। ये है बच्चों एफ, और इसका एक कंपोनेंट यहां इसके लॉन्ग होगा, वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, एफ कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब एक कंपोनेंट जो होगा वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहां कहीं ये है एफ साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों वो आर से परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मैंने क्या बोला था आपको, डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे तब टॉर्क जनरेट होगी। इस फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट नहीं हो रही, इस फोर्स के उस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क जनरेट हो रही है जो फोर्स का कंपोनेंट इस आर से परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? फोर्स से टॉर्क जनरेट नहीं होती, फोर्स के उस कंपोनेंट से टॉर्क जनरेट होती है जो कि इस डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है। यानी मैं टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, आर को यानी डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। किसके परपेंडिकुलर? इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? ये फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस आर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी एफ कॉस थीटा नहीं लूंगा, कौन सा लूंगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा और आर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका तो टॉर्क निकालने का ये रहा। अच्छा, एक तरीका वेक्टर फॉर्म में मैंने ये भी बता दिया, अगर आपके पास आर और एफ वेक्टर फॉर्म में देके रखे हैं तब तो आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करके ही टॉर्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके से देके रखा है तो आप फोर्स का वो कंपोनेंट निकालने की कोशिश करें जो कि डिस्टेंस आर से कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक और तरीका इसको फाइंड करने का हो सकता है, ये हो गया तरीका 1, ये हो गया तरीका 2, अब बता रहा हूं तरीका 3। तरीका 3 क्या है बच्चों? इसी कंपोनेंट, इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा को आर के साथ लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, आर साइन थीटा इंटू एफ। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही रख रहा हूं जैसे मेरे पास पहले ही गिवन था। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही, ऐसे ये ठीक है। थीटा क्या है? अगेन थीटा है आर और एफ के बीच का एंगल। आर की डायरेक्शन ये है ना, तो आप वेक्टर को तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं, मतलब आर ये है, आर वेक्टर और ये है थीटा वेक्टर, ठीक है। अब मैं टॉर्क को इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स को मैं तो एज इट इज लूंगा, लेकिन डिस्टेंस को सीधे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। डिस्टेंस का वो वाला कंपोनेंट लूंगा जो फोर्स से परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस का वो वाला कंपोनेंट लूंगा जो फोर्स से परपेंडिकुलर है। पहले क्या किया था मैंने, आर को मैंने फोर्स के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया था जो कि डिस्टेंस से परपेंडिकुलर है, लेकिन अब मैं डिस्टेंस
का वो कंपोनेंट ले रहा हूं जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये क्या करना है, अब फोर्स तो फोर्स ही है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेना है आपको जो कि फोर्स से परपेंडिकुलर है। अब वो कैसे पता चलेगा? ये वाला डिस्टेंस तो फोर्स से परपेंडिकुलर नहीं है, तो आर के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये मान लीजिए ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रही है, तो आप इस फोर्स वाली लाइन को यूं बढ़ा दें आगे की तरफ। अगर आप इस फोर्स वाली लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अगर आप इसको ये ज्वाइन कर देंगे तो आप ये देखें ये भी फोर्स वाली लाइन से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर, यानी यही मेरा ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये r sin थीटा ही होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस ट्राइंगल में आप देखें sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? परपेंडिकुलर, यानी इसको x बोल देता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला यानी r, तो x कितना आ गया? r sin थीटा, यानी ये रहा r sin थीटा। यानी अब आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ? r sin थीटा के साथ, यानी डिस्टेंस r नहीं, r का वो वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां से टॉर्क का एक और रिलेशन बन सकता है कि डिस्टेंस का आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम ज्यादा यूज करेंगे बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं यहां पे समराइज करके ये तीनों चीजें लिखता हूं और फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था बच्चों। ठीक है, देखो मैंने कहा अगर तो आपके पास r और f सीधे सीधे वेक्टर देके रखे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, r क्रॉस f सबको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा। दिस इज तरीका 1 टू फाइंड टॉर्क। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपके पास i j k की फॉर्म में नहीं लिखा, फिर दूसरा तरीका क्या है टॉर्क निकालने का। यहां से सीधा आपके पास मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। आप डिस्टेंस को फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? दिस इज तरीका 2। बात समझ में आ रही? ठीक है, तीसरा आप डिस्टेंस को नहीं, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा लेना? परपेंडिकुलर। जैसे ये नहीं लिया हमने कौन सा डिस्टेंस लिया? ये वाला, क्योंकि ये फोर्स के साथ कैसा था? परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बात सब में एक ही हो रही है, कोई फर्क नहीं है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब कुछ केसेस है जहां पे हमारी टॉर्क जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि अगर इफ R and F are in same line, तो उस केस में याद रखेंगे टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल भी लिया था रॉड वाला। ठीक है, ये नोट कर लिया होना आपने, है ना? इसको आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, ये अच्छे से समझ अभी आएगा थोड़ी देर में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक रॉड है जो कि यहां से फिक्स है, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाई जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन में ही है। ठीक है, यानी ऐसे बोल दो R और F दोनों सेम ही लाइन में आ रहे हैं, R और F दोनों सेम ही लाइन में आ रहे हैं, तो इस केस में टॉर्क कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है आपका R, ये है आपका R, और आपने फोर्स कहां लगा दी? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ही लगा दी। क्या बात सर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती हुई लगा दी। आप देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है यहाँ पे, ये मार्कर वाली, और हमारी फोर्स इसको कट करती हुई जा रही है। इस केस में भी बच्चों टॉर्क कितनी होगी? जीरो होगी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से इनको नोट कर लें। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। जल्दी से नोट करें। अब आ रहे हैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो टॉर्क का बन सकता है वही है ये। ठीक है, आपको टॉर्क फाइंड करनी है एक फोर्स की, और फोर्स का वेक्टर आपके पास देके रखा है अबाउट अ पॉइंट O। तो आपके पास मान लिया एक पॉइंट है O के अबाउट आपको टॉर्क निकालनी है, और इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे मान लिया फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितनी है आपके पास? ये गिवन है I कैप प्लस 2J कैप माइनस
3k कैप। बात समझ में आ रही है? और ये जो इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास गिवन है, यानी ये R गिवन है, वो भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई थीटा बीटा की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है R क्रॉस F और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आप सभी को करना आता होगा, कैसे करते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप लिख ले, दो डंडियां लगा दें और उसके बाद पहले आर वेक्टर लिखें। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप, तो 2 आई कैप 3 जे कैप और -1 के कैप। बात समझ में? फिर एफ वेक्टर लिखें, तो एफ वेक्टर है मेरे पास ये आई कैप, मतलब आई कैप के नीचे 1, 2 जे कैप मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3। मुझे उम्मीद है आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से कैसे करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को। पहले आप ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो आई कैप, फिर बीच में लगाओ माइनस, फिर ब्रैकेट लिखो, फिर लिखो जे कैप, फिर प्लस ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो के कैप। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से 3 ब्रैकेट लगा दो, आई कैप, फिर बीच में माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है? जब आई कैप वाली ब्रैकेट को भरना है तो आई कैप वाली कॉलम को छुपा लो। अब जो चार चीजें बचे उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, 3 इंटू -3 कितना हो गया? -9। फिर बीच में माइनस लगाना है। अब आ जाओ 2 इंटू -1 -2, तो यहाँ पे -2। ठीक है, आगे आ गया माइनस इधर। अब जब जे कैप वाली ब्रैकेट को भरना है तो जे कैप वाली कॉलम को छुपा लेना है, तो जे कैप वाली कॉलम छुपा ली। ठीक है, ये छुपा ली। अब क्या बचा आपके पास? ये तो 2 इंटू -3 यानी -6, फिर 1 इंटू -1, बीच में पहले माइनस लगा दो, फिर 1 इंटू -1, ये कितना हो गया? -1। ये बीच वाला माइनस लगा देना है पहले, उसके बाद। ठीक है, अब के कैप वाली ब्रैकेट को भरना है तो ये। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 माइनस 1 इंटू 3 3। तो यहां से मेरे पास टॉर्क निकल के आ जाएगी कितनी? -9 प्लस 2 यानी -7 आई कैप, फिर यहाँ पे -6 प्लस 1 तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे कैप, फिर प्लस 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 प्लस के कैप। यहां से आपके पास टॉर्क आ गई बच्चों। अगर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो आप सभी को पता होगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास मैग्नीट्यूड भी निकल के आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये मैं पीछे हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, 1 2 3 ये मैं पीछे हट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए ये। ठीक है, एक मास है बच्चों, एक मास है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और उसका मास है 2 kg और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 2 मीटर। ठीक है, आपको बताना है जब ये मास यूं स्विंग करता करता इस पोजीशन पे आ जाएगा। किस पोजीशन पे? उस पोजीशन पे। ठीक है, मास इसका 2 kg है। जब ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसके वेट की वजह से कितनी टॉर्क इस पे लगेगी। ठीक है, सो एट 30 डिग्री फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ मास। मास के वेट की वजह से कितनी टॉर्क यहां पे लगेगी वो आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पे? इसके वेट की वजह से कितनी टॉर्क यहाँ पे लग रही है वो फाइंड करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इसका वेट जो है सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप सभी को पता है mg। ठीक है, mg। ठीक है, mg और वो कितना हो जाएगा? 2 है इसका मास और g की वैल्यू 10 ले लो तो कितना हो जाएगा? 20। तो मैं सीधे लिख देता हूं यहाँ पे 20 न्यूटन। अब इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगी इसके अबाउट, किसके अबाउट? फिक्स पॉइंट ये है आपका, या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हो आप।
एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो आर आपका ये रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस यही आर होता है। अब आप सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये तो पता ही है, तो 2 मीटर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको अगर टॉर्क निकालनी है तो आपको या तो आर को एफ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं इसको। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेता हूं जो आर से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देखो आप, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है जो कि इस आर से परपेंडिकुलर होगा, यही मुझको चाहिए, फोर्स का परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट जो होगा वो ये वाला होगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगी, क्योंकि ये आर के अलोंग ही है। टॉर्क किसकी वजह से आएगी? इसकी वजह से, इसी की वजह से ये रोटेट करना चाहेगा ना, यानी ये है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं जरा। अब आप ये देखो बच्चों, ये 30 डिग्री है, वर्टिकल के साथ इस लाइन का एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ इस लाइन का एंगल ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब आपको पता होगा कि फोर्स का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? 20 cos 30, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 20 sin 30। हमारे लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों? 20 sin 30। मतलब यहाँ पे फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है 20 sin 30। sin 30 1/2 होता है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया 10 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, टॉर्क निकाल सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस है 2 मीटर और इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो कौन है? 20 sin 30 जो कि 10 है, यानी टॉर्क कितनी आ जाएगी यहां से? 20 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बच्चों इसका यूनिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में बात? अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। मैंने इसको किस तरीके से किया? मैंने इसको किया, आर तो मैंने सेम रखा, लेकिन मैंने फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला जो कि 10 निकला। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि आर से परपेंडिकुलर होगा। अब मैं उल्टे तरीके से करता हूं। उल्टा तरीका क्या है कि मैं आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा और उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखते हैं जरा इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। मैंने कहा मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो तो मैं फिर से ये इसको इनिशियल सिचुएशन में लेके आता हूं, ठीक है। फिर से मैं इनिशियल सिचुएशन में लेके आता हूं, ये है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, इस तरीके से कैसे करेंगे? इससे क्या करना है आपने, फोर्स वाली जो लाइन है इसको आप एक्सटेंड करो। फोर्स वाली लाइन को आप क्या करो? एक्सटेंड करो और बिल्कुल वहां तक लेके आओ कि आपको बिल्कुल सामने दिखे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स वाली लाइन का डिस्टेंस ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी यही है मेरा आर परपेंडिकुलर। तो यानी मैं फोर्स को सीधे, है ना, फोर्स कितनी है? फोर्स तो मेरे पास 20 है, लेकिन इस बार मैं इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं x बोल देता हूं फिलहाल, x। बात समझ में आ रही है? अब ये कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 30 है तो बच्चों ये भी 30 होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो जरा, इस ट्रायंगल को ऐसे बन रहा है, ये 30 है, ये r है, r यानी 2 मीटर है, मुझे ये डिस्टेंस x चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना, 30 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, बात समझ में, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच गया वो बेस होता है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इंटू साइन 30। साइन 30 होता है 1/2 x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो x आ गया मेरे पास 1 मीटर। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? 1 मीटर। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 इंटू 20, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन मीटर। क्या बातें समझ में आई आपको? 20 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आएगा। तो मैंने इसको आपको दोनों तरीकों से करके दिखाया बच्चों कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। आई बात समझ? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, कर रहा हूं कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। एक 1 kg की चीज को आपने 45 डिग्री पे थ्रो किया। आपको पता है मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और
इसने इस तरीके को कुछ पाथ लिया होगा, आपको पता है, ठीक है। आपको बताना है जब ये मास हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब ये मास हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसके वेट की वजह से इसके ऊपर कितनी टॉर्क लग रही होगी अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। ये है इस बार फिक्स पॉइंट, ग्राउंड पे जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आप बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं फाइंड टॉर्क एट द हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड टॉर्क एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू, फाइंड टॉर्क एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यू टू द वेट, about the point of projection, क्या बात समझ में आई बच्चों? इस पॉइंट पे आपको क्या बतानी है? टॉर्क बतानी है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, जब बॉल यहां पे पहुंचेगी, ठीक है, तो उसका वेट कहां की तरफ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, मतलब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। कितना? mg फोर्स है ना, तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? सीधे mg 1 × 10 न्यूटन, तो फोर्स ये लग रहा है और फिक्स पॉइंट ये है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉर्क निकालूंगा। कैसे निकालूंगा टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये है, फोर्स वाली लाइन को बढ़ाओ यहां तक बढ़ाओ कि आपको सामने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखे। ये जो डिस्टेंस होगा, क्या बच्चों, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। काम हो गया। फोर्स तो 10 न्यूटन है, इनटू में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, क्या ये रेंज का आधा है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यहां से लेकर यहां तक, तो क्या मैं बोल देता हूं ये रेंज का आधा है। और रेंज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ये होता है u² sin 2θ/g। ये होता है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा। इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 10 × ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी नहीं दी, मान लिया वेलोसिटी थी आपके पास 20√2 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेंज कितनी हो जाएगी? देखो u का स्क्वायर करना है, मतलब 20√2 स्क्वायर u² sin 2θ, 2 × 45 90 हो गया, ठीक है, अपॉन में g कितना हो गया? 10, लेकिन साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेंज का मैं आधा ले रहा हूं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, sin 90 तो 1 नहीं होता है, ठीक है। कितना बचेगा? 20 का स्क्वायर 400 × √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 400 न्यूटन मीटर आपकी टॉर्क आ जाएगी यहाँ पर। क्या बातें समझ में आ रही है बच्चों? तो ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करें। फिर तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो जरा क्या है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F अप्लाइड। ये है बच्चों F फोर्स, कम से कम कितनी फोर्स F लगानी चाहिए। अच्छा, ये F जो है वो परपेंडिकुलर टू OP भी है, OP से परपेंडिकुलर है ये फोर्स, ये वाली फोर्स यहाँ पे, ये वाली फोर्स OP से परपेंडिकुलर है। कम से कम कितनी फोर्स लगानी चाहिए, ठीक है। इसका मास आपके पास m दे के रखा है, O इसका सेंटर है, R इसका रेडियस है, कि ये कम से कम फोर्स कितनी हो। अच्छा, एक और चीज की बनेगी, A जो है वो इस R से छोटा है, ठीक है। अच्छा, कम से कम कितनी फोर्स F लगाएं कि ये बॉल यहां से लिफ्ट हो जाए। अच्छा, अगर ये बॉल यहां से लिफ्ट होगी तो आप देखेंगे यहां पर, ये अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये यूं करके कुछ रोटेट करना चाहेगी यहां से, इसके अबाउट यूं रोटेट होगी, तभी इस स्टेप से ऊपर ये सीढ़ी एक तरीके से तभी ऊपर की तरफ जाएगी। क्या बात समझ में? तो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करके करता हूं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं बाकी सारी चीजें यहां से रब कर दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये मैंने यहां पे डायग्राम बना दिया। हमें इस F की कम से कम कितनी वैल्यू हो ये बताना है कि ये यहां से लिफ्ट करके यूं इसके ऊपर चढ़ने लग जाए, जस्ट चढ़ने लग जाए। बात समझ रही? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इतना तो क्लियर है कि अगर इसको चढ़ना है तो इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट इतना होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट इतना होना चाहिए कि ये यहाँ पे यूं करके रोटेट करके यहाँ चढ़ जाए। बात समझ में? फोर्सेस देखते हैं बच्चों कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखो जरा, एक तो इसका वेट एक्ट करेगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अच्छा, जब
ये हमने फिक्स पॉइंट मान ही लिया कि इसके अबाउट इसे टर्न करके ऊपर चढ़ना है, तो mg का भी तो टॉर्क लगेगा इसके अबाउट। लेकिन अगर आप इसे फिक्स मानते हैं और ये फोर्स ऐसे लगाते हैं तो mg का टॉर्क तो नीचे लगना है, मतलब mg तो इसको यूं घुमाना चाहेगा। दिस इज ड्यू टू mg, उसे ऊपर जाना है जो कि किसकी वजह से जाएगा, ड्यू टू f। तो f के टॉर्क की वजह से ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन mg इसको टॉर्क लगा के नीचे लेके जाना चाहेगा। बात समझ में? इसके अलावा बच्चों यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगना चाहिए, ये m। इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन भी लगना चाहिए, इस p पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? फिर यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए n। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी फोर्सेस यहां पे लगेंगी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये यहां से लिफ्ट होना शुरू होगा तो n तो खत्म हो जाएगा, तो n की तो कोई इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं है इस नॉर्मल रिएक्शन की। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो उनकी इंपॉर्टेंस है यहाँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि हम टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर देते हैं, टॉर्क अबाउट p। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसको n डैश बोल देता हूं मैंने, क्योंकि इसको भी n बोला था। कुछ पता नहीं ना, इस फ्रिक्शन के बारे में कुछ पता है। तो अगर मैं p के ही अबाउट अगर टॉर्क निकालूं तो इस नॉर्मल रिएक्शन की और इस फ्रिक्शन की टॉर्क जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ रहे हैं। आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब फोर्स लगती है तो उनकी टॉर्क जीरो होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दो ही टॉर्क बची, फोर्स F की और mg की। अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ यूं रोटेट करके जाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि mg की टॉर्क जो है, या मैं ऐसे बोलूं कि F की जो टॉर्क है किसके अबाउट p, ये बड़ी होनी चाहिए किससे, टॉर्क अबाउट mg, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट p। ऐसा होना चाहिए, तभी ये बॉल जो है यूं करके लिफ्ट करेगी, नहीं तो ये तो उसको यूं करके रोक लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो F की टॉर्क कितनी होगी बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है क्या होगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। वैसे ही यहां पे भी क्या होना चाहिए, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है फोर्स F को, क्योंकि फोर्स F और ये R ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो आप सीधे F इंटू आर कर सकते हैं, सीधे आप F इंटू आर कर सकते हैं। लेकिन mg को बड़ी दिक्कत है। अब mg देखो ये लग रही है ये, और ये इस R से परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है? mg लग रहा है ऐसे, और जो R डिस्टेंस है वो है ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये तो मुझे चाहिए बच्चों ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी यहां पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इस mg को मैं इस तरफ लिख देता हूं mg, तो मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस x, ये x, ये चाहिए x। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, ये कैसे निकलेगा। अब मैं यहां पे मान लेता हूं एंगल कितना है, थीटा है। यहां पे एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये x कितना होगा। क्या मैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ बच्चों? cos थीटा कितना होगा, बेस, देखो ये x यहाँ पे बेस बन गया, और हाइपोटेन्यूज यानी r, यानी x जो है बच्चों r cos थीटा के बराबर है, r cos थीटा के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ mg, ठीक है, mg m इंटू g इंटू r cos थीटा। इसलिए साइन थीटा को रटना बड़ा रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि आपको बस ये ध्यान देना कि r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है जो फोर्स से परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इस cos थीटा को हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि थीटा तो हमने मान के रखा है ना, थीटा तो हमने मान के रखा है। हम यहाँ पे थीटा थोड़ी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हम थीटा? क्योंकि हमारा आंसर थीटा में नहीं आ सकता, थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया था, थीटा हमने माना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो f शुड बी ग्रेटर देन m इंटू जी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस कितना होगा, x कितना होगा, x, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, देखो ये पूरा का पूरा r है, ये पूरा का पूरा कितना है r,
और इतना इतना ए है, तो r में से a हटा दूंगा तो यही तो बचेगा, यानी कितना है ये r माइनस ए, यानी ये डिस्टेंस कितना है r माइनस ए। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आपके पास x स्क्वायर कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। तो x की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, f इज ग्रेटर देन mg इंटू x की जगह मैंने क्या लिखा, r स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट और अपॉन में r। अब आपकी जो ये फोर्स है इसको उठाने के लिए इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी यही जो है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है, खुद ट्राई करें होमवर्क में और इसको और सिंपलीफाई करें। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ और फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो और वहां से आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर लेता आता जाऊंगा मैं। अभी जैसे ही 12th का मैग्नेटिज्म खत्म होगा तो मैं 12th की शुरू करूंगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जैसे ही 11th का ये चैप्टर खत्म होगा फिर मैं शुरू करूंगा 11th का वेव्स एंड ऑसिलेशंस। बात समझ में आ रही है। और भी अगर आप कोई चैप्टर या टॉपिक मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।